हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 2 समाज सेवा पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को दिया था वर्क कि इसकी आपको रीडिंग करनी है। उम्मीद है कि सभी ने मैंने भेजा था इसका पीडीएफ। बुक नहीं है जिनके पास, उनको मैंने पीडीएफ भेजा था कि वो पढ़ें। उम्मीद है कि सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्ट 2 समाज सेवा। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। यह एक निबंध पाठ है। समाज सेवा पर लिखा गया एक क्या है, ये निबंध। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है, और उसको अपनी रक्षा करने के लिए समाज का संगठन मतलब समाज बनाना ही पड़ता है। ठीक है, यूँ तो और भी कई प्राणी हैं जो दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। लेखक कहता है कि यहाँ पर मनुष्य के अलावा और भी ऐसे प्राणी हैं जो ग्रुप में रहते हैं, दल में रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बुद्धि के आधार पर, दूसरे प्राणियों में उतनी बुद्धि नहीं रहती जितनी कि मनुष्य में बुद्धि होती है। मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। जो उसका सामाजिक जीवन है उसका निरंतर विकास किया है। देश काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं, और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। देश काल और अवस्था के अनुकूल, देश काल मतलब जो उसका देश है, उसकी परिस्थितियां हैं, और उसका समय है, समय के हिसाब से उसने अपने समाज जिसमें वो रहता है उसमें यथेष्ट मतलब वांछित जरूरी परिवर्तन किए हैं। मतलब जैसे जैसे उसको परिवर्तनों की आवश्यकता हुई उसने वैसे वैसे परिवर्तन किए हैं। जैसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, धीरे धीरे उसने घर बनाना शुरू किए। पहले उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो पैदल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जो स्लेज होते हैं उस पर जाना शुरू किया, और धीरे धीरे उसने जो वो होती हैं आवश्यकताएं होती हैं उसकी, जो पहिए होते हैं, पहिए का आविष्कार किया, और उसके बाद उसने अपना जीवन आगे बढ़ाया पहिए के आधार पर। मतलब उसने पहिए की खोज की और गाड़ियों का आविष्कार किया। आज हम देख रहे हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस आदि, ट्रक, रेलें आदि और हमारे सामने हैं। तो ये उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक परिवर्तन किए हैं, और ऐसे परिवर्तन अब होते भी जा रहे हैं, अब भी होते जा रहे हैं। मतलब ना बस और कार तक ही नहीं रुका मनुष्य, उसने धीरे धीरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसी द्रुतगामी चीज़ें जिनको ज़मीन पर नहीं चलाना पड़ता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाती हैं, ऐसी चीज़ों का आविष्कार भी किया, और अभी भी निरंतर और नई नई चीज़ों का आविष्कार में वो लगा हुआ है। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है, और यही कारण है कि वो आज मनुष्य का जो समाज है वो आज उन्नतिशील है। उन्नतिशील मतलब वो बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। लेकिन जो अन्य प्राणियों का दल है सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन या उन्नति नहीं कर सका है। लेकिन जो दूसरे प्राणियों का, दूसरे जीवों का दल है, ग्रुप है, वो आज उतनी उन्नति नहीं कर पाया है। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को हम समाज कहते हैं। और उसने बताया कि जो अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए जो एक साथ मिलकर दल बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ मिलजुल कर सारे लोग रहते हैं, उसको समाज कहा जाता है। ये समाज की उसने परिभाषा दी है। ठीक है, समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। मतलब समाज के अंदर समानता का भाव, समता मतलब होती समानता का भाव रहना आवश्यक है। कोई भी समाज यदि समानता के साथ नहीं रहेगा, मिलजुल कर नहीं रहेगा, सबको समान रूप से समझ कर नहीं रहेगा, तो वो ठीक नहीं है। जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है। जहाँ पर समता या एक दूसरे को बराबर समझने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ऐसा स्वभाव लोगों के अंदर नहीं होता है जो सबको बराबर समझें, वहाँ पर उस समाज में कमजोरी होती है, दृढ़ता नहीं होती है। क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। उसने कहा कि किसी भी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं, तब उनसे फूट भी पैदा होगी, और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। उसने कहा
लेखक कहता है कि यदि समाज में असमानता होगी तो आपस में लोगों के मन में आपस में भेदभाव होगा, वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, तब उनमें फूट भी पैदा हो जाएगी और उनकी जो एकता है वो भी भंग हो जाएगी और समाज जो है वो बिखर जाएगा। समाज की अवनति होने पर, अवनति मतलब जो उन्नति का विलोम या विपरीत शब्द है अवनति, ठीक है। जैसे उन्नति मतलब होता है ग्रोथ, अवनति मतलब होता है पतन, ठीक है। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। यदि समाज की अवनति होगी, समाज का जो डाउनफॉल होगा, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का भी होगा। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। लेखक कहता है कि समाज और व्यक्ति का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने पर व्यक्ति की होगी उन्नति और व्यक्ति की उन्नति होने पर समाज की उन्नति होगी। मतलब यदि समाज बढ़ेगा तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, और यदि हर एक लोग आगे बढ़ेंगे तो वो समाज भी आगे बढ़ेगा। ना तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है, ना ही व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता है। समाज में जो सभी लोग रहते हैं वो ना समाज की उपेक्षा कर सकते हैं, ना समाज मिलकर किसी एक व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है। उपेक्षा मतलब अवहेलना, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। जैसे मनुष्य अपने लिए सोचता है, वैसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो केवल अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए भी सोचते हैं, उसको कहते हैं परार्थ बुद्धि। स्वार्थ बुद्धि केवल अपने के लिए सोचना, और परार्थ बुद्धि मतलब दूसरों के लिए भी विचार करना। मनुष्य में जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग आदि गुण केवल दूसरों की चिंता करने के कारण हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से भी मिलता है। यदि हम अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और शांति प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं, ऐसा ही आनंद जब हम दूसरों की सेवा, दूसरों के ऊपर परोपकार या दूसरों के चिंतन को कर रहे होते हैं तो उससे ही हमें प्राप्त होता है। इस परार्थ चिंतन से मनुष्य का कल्याण है। इसलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह सर्वथा उचित ही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम अपने कल्याण के लिए, मतलब अपना अच्छा करने, कल्याण मतलब भला करना, ठीक है, कल्याण मतलब दूसरों की मदद करना, किसी प्रकार से उनकी सहायता करना, और उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुख कर कार्य करते हैं। सुख कर मतलब स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सुख कर कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं जिनसे लोगों को सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। अर्थात सेवा का यहाँ पर अर्थ होगा कि दूसरों के दुख को दूर करना और दूसरों को अधिकतम सुख पहुंचाना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसका दुख क्या है, उस समय उसको भूख लगी हुई है। यदि हम उसको जाकर भोजन कराएं तो ये एक प्रकार से उसकी सेवा ही कहलाएगी। और जब हम ऐसे कई व्यक्तियों को भोजन कराते हैं तो वो उस समाज की सेवा कहलाएगी जिस समाज में वो रहते हैं, ठीक है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जो समाज होता है उसमें कई लोग रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, ठीक है। वो 2 या 4 लोगों का समूह या ग्रुप नहीं होता है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। जो समाज होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके अंग जरूर होते हैं। हर एक व्यक्ति उस समाज का अंग जरूर है, मतलब उन सब व्यक्तियों से मिलकर ही वो समाज बना हुआ होता है, ठीक है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सकें तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सकें तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके हैं। यहाँ पर बताया गया कि यदि हम किसी एक व्यक्ति के अज्ञान को दूर कर पाएँ
तो वो भी एक प्रकार की समाज सेवा ही है। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुँचाने की दृष्टि नहीं बल्कि अधिकतम लोगों को सुख पहुँचाने के लिए की जाती है। मतलब एक व्यक्ति को यदि आप एक सहायता पहुंचा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो समाज सेवा नहीं कहलाएगी। यदि उस समाज में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुंचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो वो समाज सेवा मानी जाएगी। ठीक है। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा जब तक कि उसकी उन्नति नहीं होगी। एक तरफ तो उसमें स्थिरता पाई जाती है और दूसरी ओर परिवर्तनशीलता, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पर स्थायी भी हैं, कुछ चीज़ों में हमेशा परिवर्तन भी होता रहता है। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। समाज को अपनी उन्नति करने के लिए दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का विचार करके कि ये रहते हैं, एक नियम बनाया जाता है। मतलब समाज में एक व्यक्ति नहीं रहता है, अधिकतर लोग रहते हैं, इसलिए वो समाज में रहकर मर्यादा नियमों का पालन करें, ऐसे नियम बना दिए जाते हैं और सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों ना हो तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति कष्ट भी भोगता है, मतलब किसी व्यक्ति को उन नियमों का पालन करने में कष्ट भी होता है तो भी उसको उन नियमों का या उस मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करे, ऐसा करेगा तो समाज के द्वारा निंदनीय होगा। यदि वो उल्लंघन करता है तो उस समाज के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। अधिक की भलाई का ध्यान रखकर हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है, परंतु कुछ के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति जो समाज में रहता है नियमों का पालन नहीं करता है तो उस समाज से उसको निकाल दिया जाता है। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जब जो समाज के नियम होते हैं वो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं और अधिकतम लोगों के द्वारा उन नियमों का पालन कर पाना संभव नहीं हो पाता है तो फिर से विचार किया जाता है और नई मर्यादाएं, नए नियम बनाने पड़ते हैं और उन्हीं नियमों का पालन लोगों को करना पड़ता है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और समाज के सुधारक कहे जाते हैं। मतलब समाज के लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा समाज के दूसरे लोगों को कष्ट सहकर भी जब उनकी सेवा या उनकी सहायता की जाती है तो अंत में अपनी सत्यता के कारण, मतलब अपने समाज की सेवा करने के विशेष गुण के कारण उनको विजय प्राप्त होती है, विजय लाभ प्राप्त होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं वे सभी समाज के सेवक होते हैं और वे सभी समाज के सेवक कहे जाते हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दोनों ओर दुखियों का भाव नहीं रहता है, दीनों और दुखियों का भाव नहीं रहता है। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं। समाज में जहाँ समता का भाव होता है, अभाव होता है वहाँ पर तो असमानता पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर समाज में दीन मतलब गरीब और दुखियों का अभाव नहीं रहता है, कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं। देखो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो ये दीन और दुखी लोग होते हैं। ऐसे लोग समाज में अधिकतम देखे जाते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है संसार में। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोगों का हाथ नहीं है, कुछ के पैर नहीं है, कुछ को आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह के अंगहीन होने के कारण भी वो कुछ लोग असहाय होते हैं, उनको सहायता की ज़रूरत होती है। कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कुछ लोग तो अनाथ हो गए हैं जिनके ऊपर से उनके गार्जियन, उनके माँ बाप का या फिर उनके किसी और बड़े का साया उठ गया है और वो अब अनाथ कहे जाते हैं। कुछ लोग अज्ञ होते हैं मतलब अज्ञानी होते हैं। कुछ लोग कुपथगामी होते हैं, कुछ लोग रास्ते से भटक जाते हैं, कुपथगामी, ठीक है, बुरे रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना समाज सेवा है। इन सभी लोगों के, सभी प्रकार के लोगों की सहायता करना ही समाज सेवा है। यहाँ पर लेखक ऐसा मानता है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टाएं की जा रही है, यह समाज सेवा ही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो चेष्टा मतलब कोशिश की जा रही है वही समाज सेवा है, ठीक है। उसी प्रकार नारियों की दुरावस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि से ग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं
और इन्हीं कोशिशों के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं उनकी दुरावस्था, उनकी जो दीनहीन अवस्था है उसको ठीक करने के लिए या फिर कुष्ठ, प्लेग आदि महामारियों से लोगों को बचाने के लिए इन लोगों को इन बीमारियों से होने वाले कष्ट से दूर करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये सभी समाज सेवा कहलाती है। समाज के सभी सक्षम मतलब जो योग्य होते हैं नवयुवकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। जो उपरोक्त समाज सेवा की चर्चा यहाँ पर ऊपर लेखक ने की है, तो समाज के लोगों का एक कर्तव्य है कि ऐसी समाज सेवाओं में वो भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इससे क्या होगा, समाज की उन्नति तो होगी ही, साथ ही साथ अन्य लोगों में भी जो समाज सेवा करते हुए लोगों को देखेंगे उनमें भी उच्च गुणों का मतलब अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि परहित सेवा से, पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पर मतलब दूसरों की, सेवा मतलब सेवा, और से बढ़कर यानी उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो शास्त्रों में मतलब हमारी पुरानी पुस्तकों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। तो ये था हमारा पाठ, निबंध पाठ समाज सेवा, और ये है इसके शब्दार्थ। इनको आप देखिए, इनको आप लिखिए, ठीक है, और इनको याद भी करना है, ठीक है। और सही जोड़ी, रिक्त स्थान, और ये क्वेश्चन आंसर, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर, और ये ग्रामर पोर्शन, इन सभी का PDF आप लोगों को भेज दिया जा चुका है। ये पाठ मैंने बाद में भेजा है क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे पड़ गए थे, इसमें वीडियो नहीं बना पाया। तो जो लेखन का कार्य है वो आप लोगों का हो चुका होगा, मैंने सारा कार्य भेज दिया है। इसके बाद हम कल आप लोगों को नया पाठ भेजेंगे, पाठ 3, जो कि हम यहाँ पर क्लास में पढ़ने वाले हैं आज, और आप लोगों को भी पढ़कर उसकी व्याख्या भेजी जाएगी। तो आप लोग अपना पूरा काम कर लें, ठीक है। सभी लोगों की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। जो मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग अपना कंप्लीट वर्क उसमें दिखाएंगे। तो आप लोग कभी कहते हो मेरी कॉपी नहीं बनी, मेरा वर्क नहीं हो पाया, मैंने वीडियो नहीं देखा, मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो अभी से आप लोग तत्पर हो जाइए कि आप लोग अपना कंप्लीट वर्क कर सकें, ठीक है।